हमने क्या एम्फसाइज किया था कि कोई भी डेटा आप कलेक्ट करोगे, राइट, इट विल फॉलो सम पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को वो फॉलो करता है। व्हाट डज इट मीन कि जैसे मान लो कि आप वेल काउंटर में कोई भी एक्टिविटी रखो और उसको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए काउंट करो, राइट। आप 100 टाइम्स काउंट करो तो आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स मिलेंगे और उसका जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे, समझते, तो वो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर हिस्टोग्राम जो होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करेगा। मतलब उसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से बनेगा ना, आपका काउंट्स इधर आएंगे और इधर की तरफ जो है फ्रीक्वेंसी होगी, काउंट मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी उसकी, काउंट्स नंबर्स ले लो, जो भी नंबर आपके लिए अपीयर हो, करेक्ट, नंबर्स, उसको इंटीजर में बोल लो आप, चलेगा ना, करेक्ट, राइट। तो हर का कुछ न कुछ आएगा नंबर वैल्यूज, करेक्ट, होएगा, एक एक कर्व तो आएगा ना, राइट। तो आप जैसे इसको स्मूथ करोगे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स में, इवन न्यूक्लियर मेडिसिन में 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, दूसरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस, तीसरा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस और चौथा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। अभी जो है हम लोग बाकी 3 जो है बाइनोमियल, पॉइसन और गॉसियन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा होता है और उसको कैसे यूज करेंगे। बाकी आज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग विद काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, करेक्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के हिसाब से, राइट। इट सेज, देखो यहाँ पे क्या है, एक लिखा है डीएफ व्हिच इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1, 2, 5, 10 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लिए हैं। 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे एक ग्राफ, डेंसिटी का ग्राफ बन रहा है। इधर जो है प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे है ए नंबर जो अपीयर होने के, मुझे जैसे मान लो कि 1 काउंट के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी, यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो 1 काउंट के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 से के आसपास, 3 से भी अबव है, समझ गए, क्योंकि एसिम्प्टोटिक ग्राफ है, राइट। लेकिन ये वाला लाइन यदि तुम देखोगे यहाँ से खींचोगे, ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा इसके आने की प्रोबेबिलिटी रफली कितनी है, 0.27 के आसपास है, ठीक है। 10 काउंट के आने की प्रोबेबिलिटी आपका 0 से थोड़ा सा एबव है। 20-30 काउंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। यू गॉट इट? When degree of freedom is 2, राइट, तो क्या हो रहा है, देखो कर्व ना थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, लगभग वही पैरेललिटी, उसी तरह का नेचर रखा, समझ गए। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 5 हुआ, तो कर्व ने तीसरा शेप लिया है, देख रहे हो। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो कर्व कैसा शेप लिया है, ये वाला, देख रहे हो, ये यहां पे जाके पीक हो रहा है, and then again it reduces, करेक्ट, नेचर देख रहे हो। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 हो रहा है तो ये देखो, ये वाला ग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कर्व का नेचर चेंज होगा। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने क्या बोला था, जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो जो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम वो हाइपोथेसिस लेते हैं जो हम प्रूव करना चाहते हैं,
और उसी का नॉट मतलब उसी का उल्टा जो होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। यदि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि दो ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो वो मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। और नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस नहीं है। करेक्ट? तो दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस नहीं है एट व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिड यू गेट इट? समझ गए? क्योंकि हर कर्व जो होगा, हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? उसका नेचर चेंज होगा। देखो काई स्क्वायर में देख रहे हो ना, अब समझ में आ रहा है कि यदि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। 2 हो रहा है तो ऐसा बन रहा है, 3 है तो एक ऐसा कर्व बन रहा है, एंड यदि वही 10 हो गया तो कर्व ऐसे बन गया। हो सकता है कि 20 होगा तो कर्व और नीचे जाकर कैसे जाएगा? तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे राइट कर्व का नेचर जो होगा वो चेंज होगा। समझ गए? तो इसीलिए जब भी आप कोई भी हाइपोथेटिकल टेस्ट जब करते हो तो वहां पे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा लेते हो n-1। जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं समझ गए, उसमें से n-1 करते हो। समझ गए? करेक्ट? सो उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कर्व का क्या नेचर है, इसी यदि मान लो कि 10 वाला लेंगे तो इसी कर्व से कंपेरिजन होगा। नल हाइपोथेसिस के लिए कैसा कर्व बनेगा मेरा? ये बनेगा। समझ गए? तो जैसे कोई काउंट आने की अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी यदि 30 से है तो 0 के आसपास आ जाएगी, इधर आएगी तो 20 के आसपास की मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी। समझ गए? इसी ग्राफ को टेबल फॉर्म में लोग बना देते हैं। समझ गए? टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये काउंट के आने के ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो इतने चीज के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। करेक्ट? आपको एक बात समझ में आ गई? डेटा पॉइंट्स मतलब डेटा का साइज। डेटा पॉइंट्स मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। जो ये नीचे ग्राफ जैसे मान लो कि हमने काउंटर के एग्जांपल में लिया था कि जैसे वेल काउंटर आप देख रहे हो तो वेल काउंटर में आपने 20 ऑब्जर्वेशन लिया है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 90। n-20 -1 90। जी क्लियर? तो उसका प्रोबेबिलिटी जब नल हाइपोथेसिस जब वहां का नल हाइपोथेसिस जब चेक करेंगे 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे तो मुझे कौन सा कर्व से कंपैरिजन होगा? इस कर्व से ये नल हाइपोथेसिस का बनेगा। और जो हमने डेटा इकट्ठा किया उसका भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा और उसी को इसके ऊपर जाकर के चेक करेंगे। यदि पूरा का पूरा सुप्रीम पोज हो गया तो नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे डिपार्ट होएगा, मान लो कि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है या दूसरा आपका डेटा का कर्व बिल्कुल फार अपार्ट है तो उस समय पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पी वैल्यू निकालना है चलो, वो पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। और आप हमेशा अल्फा जो है रखते हैं कि किस आपका थ्रेशोल्ड क्या है, किससे कम है तो सिग्निफिकेंट है, एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस, और किस केस में रिजेक्ट करना है। करेक्ट? ठीक है। यदि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है नल हाइपोथेसिस की तो नल हाइपोथेसिस जो होगा रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। बट होल आइडिया यहाँ पे जो था एक डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ दिखाने का मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट विल हैव ग्राफ एंड दैट एनी ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैथमेटिकल इक्वेशंस। या दूसरे टर्म में बोलोगे ईच मैथमेटिकल इक्वेशंस जनरेट्स ए ग्राफ, वाइस वर्सा ईच ग्राफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस। करेक्ट? राइट? और वहां से टेबल बना लेते हैं कुछ लोग, ग्राफ से एक्सप्लेन करो चाहे टेबल से एक्सप्लेन करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आना चाहिए। फाइन? नाउ अब देखिए काई स्क्वायर, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमने बात करी तो एक होता है कंटिजेंसी टेबल। कंटिजेंसी टेबल, राइट? कंटिजेंसी टेबल जो है वो हमेशा 2x2 का टेबल होता है, 2x2 टेबल होता है। मतलब ऐसा टेबल बनेगा वो 2x2, मतलब 2 ही डेटा पॉइंट बस।
यही 4 डेटा पॉइंट होंगे आपके पास। तो उस केस में काई स्क्वायर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, r-1 मल्टीप्लाइड बाई c-1। कंटीजेंसी टेबल जब भी होगा तो 2/2 का होगा, कोई भी हो सकता है। अगेन r और c, यदि मान लो कि यहाँ पे यदि 2/2 का टेबल होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 - 1 1 और 2 - 1 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। और ग्राफ कौन सा यूज करेंगे, PNK के लिए सॉलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझिए क्लियर। R और C जो है रोज और कॉलम है। सर ये अच्छा रोज कॉलम तो ये हमेशा कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, राइट। R जो है सॉरी R जो है यहाँ पे रोज है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज है, राइट। और C जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। यदि मान लो कि टेबल आपका ऐसा है, जिसमें आपके पास रो जो है ऐसे करके 20 डेटा पॉइंट्स हैं और कॉलम 2 है या 1 है, करेक्ट। ऐसे बनेगा ना, जैसे मान लो कि ये ऐसे करके बन रहा है, 2 डेटा पॉइंट्स आपके पास आए। ओके, ये देख रहे हो, ये आपका सीरियल नंबर है, रो नंबर 1 2 3, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेटा पॉइंट इधर है, 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 लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है टेबल, ठीक है। तो इस टेबल के लिए हमारा फिर जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे काई स्क्वायर के लिए, तो इसी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, क्या, r-1 इंटू c-1। तो c-1 चूंकि 2 कॉलम का डेटा है, तो c-1 2 - 1 1 हो जाएगा। और ये जितने नंबर होंगे डेटा पॉइंट्स, उसमें से एक माइनस कर लेंगे। मान लो कि 20 अपने मेजरमेंट लिए हैं, तो 19 हो जाएगा। तो 19 × 1 19 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इज इट ओके? गलत? ओके, ठीक है, इसको नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स हैं। इस यदि मान लो कि ये टेबल होता है तुम्हारे लिए, राइट, कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये तो सीरियल नंबर है इधर से। तो कॉलम्स कितने हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 ही में तो डेटा है, डेटा तो 2 ही में है ना, इसमें तो डेटा नहीं है कुछ भी, ये तो जस्ट सीरियल नंबर है। करेक्ट है, रो के नंबरिंग के लिए मैंने बनाया कि इतने रो के नंबर्स हैं, दैट्स ऑल, आपको ये याद रखना। रो के तो कॉलम कितने हैं, सी का वैल्यू कितना है 2, और आर का वैल्यू इसमें कितना है 3 है, आर जो है वो 3 है। तो डीएफ कितना हो जाएगा, r-1 तो 3 - 1 इंटू 2 - 1, करेक्ट, कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। तो यदि कोई डेटा इस टाइप का होगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ... होगा, नॉट की दिस, उस कर्व से कंपेरिजन होगा, क्लियर। यदि मान लो कि आपने अभी और आएंगे कैलकुलेट करने के लिए, काउंटर के एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में आता है और हर जगह पूछा जाता है। यदि काई स्क्वायर टेस्ट आया तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम पूछ सकते हैं। ये जो ग्राफ है हमें बेस इसी का ही लेना, बेस जो है वो यही बनता ही यही बनता है, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही कंपैरिजन होगा, जो कुछ भी होगा। आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि टेबल देखना है या ग्राफ से कंपेयर करना है, कहीं से भी करना है। आपको ये पता होना चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैसे कैलकुलेट होता है किसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो काई स्क्वायर टेस्ट जहां भी अप्लाई होगा उसके लिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज होता है।
राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू आर माइनस वन plus मल्टीप्लाइड बाई multiplied by C minus सी माइनस वन, जहाँ पे आर जो है वो नंबर ऑफ रोज है और सी जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। और n-1 यहाँ पे n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो जनरली जैसे बाकी स्टैटिस्टिक्स जो है, जैसे मान लो कि तुम टी टेस्ट लगा रहे हो, वहां पे यदि एक ही डेटा पॉइंट है आपको सैंपल, वहां पर भी आएंगे जब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाएंगे तब वहां पे बताएंगे कि उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक सैंपल है, राइट, तो उसके लिए n-1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन यदि मान लो कि दो ग्रुप है और दोनों ग्रुप पेयर्ड है अनपेयर्ड है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक? तो वो चीज हम वहां पे डिस्कस करेंगे। स्पेशली डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब जो होता है वो ये होता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स जो है वो आप यू आर अलाउइंग टू वैरी बेसिकली। जैसे मान लो कि आपके पास 10 वेरिएबल्स है, राइट, तो उसमें से एक को फिक्स करे हुए और बाकी 9 को वेरी कर सकते हो कोई भी कैलकुलेशंस के लिए, समझ गए? तो इसलिए वो आता है कि कितनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं जिसको हम फ्लोट कर वेरी कर सकते हैं, जो कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर कैन बी वैरीड। इसलिए क्या होता है कि यदि मान लो कि पेयर्ड सैंपल्स लोगे या कोई दूसरा आप ले रहे हो, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका बदल जाता है, समझे? इसलिए काई स्क्वायर में भी एक फॉर्मूला आया कि r-1 C-1। यदि मान लो कि आपको 2 कॉलम का डेटा है और यदि 20 मेजरमेंट्स लिए हैं आपने, सपोज करो, करेक्ट, तो उस केस में आपके पास सिर्फ 19 ही पैरामीटर हैं आउट ऑफ दैट जिसको आप वेरी कर सकते हो, ऑल 20 को नहीं वेरी कर सकते, करेक्ट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब तो लिटरल मीनिंग वही है कि कितने वेरिएबल जो है वेरी कर सकते हैं, ठीक है। उसको निकालने का तरीका ये है। आपको यदि मान लो कि बाकी बात जितनी बात समझ में आ गई, एटलीस्ट अभी तक जितनी बातें मैंने समझाई, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, टेक होम मैसेज, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल हैव सम, कोई भी डेटा लोगे उसका कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा होता है, एक बात, राइट। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था वो इंपॉर्टेंट था, एक पॉइंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है उसके तरीके बता दिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये समझा दिया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंड करेगा, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू r-1 इंटू C-1 होगा। अब चलते हैं कि काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ये 2 की टर्म है, एक है काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड। ये 2 टर्म्स क्या हैं जो काई स्क्वायर से रिलेटेड आते हैं, इसको समझते हैं, राइट। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या बोलते हैं, ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सम ऑब्जर्व डेटा डिपार्ट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। क्या बोल रहे हैं? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलता है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज ए मेजर, मतलब ये वैल्यू जो आएगा काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का, जो कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, राइट। हमारे पास जो भी डेटा आया है एक ऑब्जर्व डेटा होगा, समझ, और हम कितना एक्सपेक्ट करते थे। जैसे मान लो कि हमने देखा कि काउंट जो है, मान लो कि 100 काउंट आया है, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि जो कितना आना चाहिए था, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी से आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, या किसी भी पर्टिकुलर चीज से आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इतने काउंट्स आने चाहिए थे, तो वो हो गया आपका एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएगा, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है कि एक तो मेरा एक्सपेक्टेशन है और दूसरा जो है वो ऑब्जर्व्ड है, करेक्ट। तो उससे कितना डिपार्ट हो रहा है, देखो ये बताइए, मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सम ऑब्जर्व्ड डेटा डिपेंड्स फ्रॉम डिपार्ट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन।
जो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उससे कितना अलग है, डिफरेंस। राइट। उसके डिफरेंस को क्वांटिफाई करता है क्या, काई स्क्वायर एस पर डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? इज इट ओके? ओके फाइन। नाउ एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड क्या है? सो हाउ वी वुड एक्सपेक्ट द डेटा टू टर्न आउट अंडर सम एजम्पशन। एक पर्टिकुलर एजम्पशंस के अगेंस्ट डेटा कितना आना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम रेडियो एक्टिविटी का एक सोर्स काउंट कर रहे हैं और 100 काउंट्स मुझे मिला है। अब मुझे ये पता है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो पॉइसन रेडियो एक्टिव डीके जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, राइट। तो इस कंडीशन में कितने काउंट आने चाहिए थे? एक्सपेक्टेड। दैट विल बी द एक्सपेक्टेड। तो ये बोल रहे हैं क्या, हाउ वी वुड एक्सपेक्ट द डेटा टू टर्न आउट अंडर सम एजम्पशंस, टिपिकली द नल हाइपोथेसिस। क्या बोल रहे हैं? तो नल हाइपोथेसिस आपने जो भी बनाया है उस एजम्पशन के आधार पे, जैसे नल हाइपोथेसिस में जैसे मान लो कि मुझे काउंटर चेक करना हो तो मैं क्या, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि जो भी डेटा आया है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, करेक्ट। तो एक्सपेक्टेड वर्सेस इसमें क्या हो जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बहुत कम डिफरेंस आना चाहिए ना, आप समझ रहे? इट विल नॉट डिपार्ट देन, तब जाके नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होगा। ओके, तो तीनों टर्म क्लियर हो गए। काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या क्या बताता है? इट इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सम ऑब्जर्व डेटा, राइट, डिपार्ट्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से कितना अलग आ रहा है वो वैल्यू को वो क्वांटिफाई करेगा, करेक्ट। दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है? हाउ वी वुड एक्सपेक्ट द डेटा टू टर्न आउट अंडर सम एजम्पशंस। उसका काउंटर का एग्जांपल हमने बताया, रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल दिया, राइट। और टिपिकली द नल हाइपोथेसिस। भाई यहां पर भी जब काई स्क्वायर टेस्ट हाइपोथेसिस में आएगा, आपको पहले ही बोला डिस्ट्रीब्यूशंस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो पी वैल्यू निकलता है, इट मेजर्स, इट इंडिकेट्स क्या कि वो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिपार्ट कर रहा है, वो हमेशा ही होता है, करेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस इस केस में जो होगा वो क्या, उसके लिए क्या बनेगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनेगा जब काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे तो, राइट। तो काई स्क्वायर का वैल्यू जो है स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करा जाता है, राइट। तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि ऑब्जर्व, पहले एक आर का वैल्यू निकालते हैं विच इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड। क्या करेंगे? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेड, ठीक है। और इस सारे को क्या करना है, इसको अब आर को क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। तो यदि स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक्सपेक्टेड रह जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड, और उसी को सम करना है कहां से, आई इज इक्वल टू 1 to r और जे इज इक्वल टू जे टू सी कॉलम के लिए, समझे? जैसे मान लो जे क्या है? कि आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 1 से शुरू करोगे, करेक्ट। तो 1 1 के लिए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डेटा, राइट, करेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, राइट, और सम करते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हर स्क्रिप्ट चलता रहेगा और उसका सम जो आ जाएगा तो जाकर के हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आएगा, करेक्ट। इज इट ओके? फाइन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट था। अब क्या करेंगे, अब ना हम एक न्यूक्लियर मेडिसिन का एग्जाम्पल लेंगे वहां से, और बाकी जो चीज बच गया है वो जाके क्लियर होगा।